हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा पसंद आया हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। दूसरी तरफ वो कुमारी को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ लिया है, अगले हफ्ते तुम्हारी सर्जरी है जिसके बाद तुम पापा के सामने आ सकती हो, तब तक मैं तुम्हें छुपा के ही रखूंगा। जब मुझे लगा था कि तुम मर गई हो तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन तभी मुझे तुम्हारा वो बैग मिल गया जिसमें नया फोन और पैसे थे। तब मुझे पता चला कि तुम सुसाइड करने नहीं गई थी। मारी यहाँ पर सोचती है कि इसका मतलब इसे बैग में से वो चीज नहीं मिली है। हेरा के पास वुक का फोन आता है जो कि इसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन हेरा की जगह वुक से मिलने के लिए सियोजोन जाता है, जिस बात पर वुक को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो रहा था क्योंकि इसे पता था कि ये सारी प्लानिंग तो इसी की होगी इसके ऊपर केस करवाने की। ये कहता है कि मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है क्योंकि मेरी वाइफ मेरे पास है, हम काफी खुश हैं और एक बच्चा भी करने वाले हैं जो कि देखने में हमारे जैसा ही होगा। और उसे मेन्यू पकड़ा के वो कहता है कि तुम खाना खाओ, वैसे मैंने खा लिया है। तो सियोजोन इसे कहता है कि मैं तुमसे मारी को बचाकर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम्हारे इस मेन्यू में मुझे कुछ भी खास पसंद नहीं आया है इसलिए मैं नहीं खाऊं। दूसरी तरफ मारी अपने पूरे रूम में और अपनी पेंटिंग वाले रूम में भी वो बैग ढूंढ रही थी जो कि उस दिन ही लेकर भागी थी। इसके बारे में ये डिटेक्टिव वुक को बता देती है कि पता नहीं उसकी वाइफ पूरे दिन से क्या ढूंढ रही है। सियोजोन अपना एक इंटरव्यू देता है जिसकी हेल्प से ये मारी को बहुत ज्यादा एनकरेज कर रहा था। ये इंटरव्यू वुक भी सुनकर समझ जाता है और मारी भी सुनकर रो पड़ती है, लेकिन तभी यहाँ पर वुक आ जाता है और कहता है कि तुम इस बैग को ढूंढ रही थी ना, तो ये लो तुम्हारा बैग। और मारी इसे कहती है कि हाँ, मेरे पापा की आखिरी निशानी इसी में थी इसलिए मैं इसे ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ हेरा से मिलने के लिए आ जाता है, जिससे मिलने के मूड में वो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ये हेरा से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड्स हो, तुम्हें वुक से पंगा नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है और तुम्हें पता है वो मारी की प्लास्टिक सर्जरी करवाने ही वाला है, उसे डॉक्टर भी मिल गए हैं। इस बारे में वो सियोजोन को भी बता देती है कि उसकी सर्जरी की पूरी तैयारियां हो गई हैं। रात को मौका मिलने पर मारी चुपके से उठती है, अपने वर्क रूम में पहुंचती है और अपने बैग में छुपी हुई मेमोरी कार्ड निकालती है जिसमें कि वुक के खिलाफ सबूत थे। ये इसे तब इसीलिए ही लेकर भागी थी कि ये सबको प्रूफ कर सके कि इसका हस्बैंड इसके साथ क्या करता है। अब ये दोबारा से इसे मिल गया था, लेकिन तभी वुक इसे आके पकड़ लेता है जब वो इसमें देखता है कि इसमें वुक की ही वीडियो है कि जब वो मारी को कितना ज्यादा पीटता है। पहले तो ये कहता है कि ये कितना ज्यादा डरावना है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे पहले मेरे पापा मेरी मोम को भी पीटते थे, लेकिन फिर इसके रंग बदलते हैं और ये कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर सिर्फ ये लेने के लिए आई थी, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मेरे साथ अच्छी लाइफ स्पेंड करोगे। दरअसल तुम्हारा और सियोजोन का तो प्लान यही है कि मेरे ऊपर केस करो, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहता था। ये इससे कहती है कि मैंने बहुत वेट किया तुम्हारा कि तुम बदलोगे, लेकिन तुम नहीं बदले। वो कहता है कि मैं बदल गया था, लेकिन तुमने मुझे कभी बदलाव दिखाने का मौका ही नहीं दिया क्योंकि तुम्हारा तो सारा ध्यान हमेशा भागने पर रहता था। और ये कहता है कि अब मुझसे रिक्वेस्ट करो जैसे तुम हमेशा करती आई हो कि मैं तुम्हें ना मारूं, लेकिन ये इससे कोई रिक्वेस्ट नहीं करती, जिस पर ये कहता है कि अच्छा, तो सियोजोन ने तुम्हारे अंदर इतना करेज इकट्ठा कर दिया है। और फिर से वो अपने जानवर पंथी पर उतर जाता है जो कि मारी को फिर से हार्म कर देता है। लेकिन अभी ये सिर्फ ये बोल ही रहा था कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। इतनी सारी पिटाई होने के बावजूद ये उसे डिनर पर लेकर आता है और कहता है कि सॉरी, रात मुझे पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ सुधरने, बस एक चांस और दो। यहाँ पर मारी रेस्ट रूम यूज करने के लिए जाती है जहाँ पर इत्तेफाक से इसे हेरा मिल जाती है। वो इसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहती है कि बस तुम थोड़ी और देर रुको, सियोजोन ने तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर केस तो कर ही दिया है, हम बस सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन तभी ये देखती है कि इसकी बॉडी पर पिटाई के बहुत सारे निशान पड़े हुए हैं। इनकी कुछ और बातें हो पाती इससे पहले यहाँ पर डिटेक्टिव आ जाती है और मारी को लेकर चली जाती है। एक बार तो हेरा की सियोजोन को ये सब बातें बताने की हिम्मत ही नहीं होती, लेकिन फिर भी इसे लगता है कि सियोजोन का हक बनता है या जानना, इसलिए उसे बता देती है कि आज मारी से मिली थी और उसके हस्बैंड ने उसकी पूरी कुटाई कर रखी थी। ये सब सुनते ही सियोजोन वुक के घर के लिए निकल जाता है और यहाँ आकर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि वो बाहर आओ। वुक को जब इस बारे में पता चलता है कि उसके घर के बाहर ड्रामा कर रहा है, इसलिए उसे अंदर बुला लेता है और साथ में अपनी गन भी तैयार कर लेता है। सियोजोन भी अपने फोन में रिकॉर्डिंग ओपन कर लेता है। वुक उससे बात करने आया था, लेकिन सियोजोन शॉट लगाकर कहता है कि दर्द हुआ क्या? ऐसे ही मारी को भी दर्द होता है और मारी को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। मारी तब इसे दिख जाती है, उसका हस्बैंड इन दोनों को छोड़कर अलग हो जाता है, तो ये इससे कहती है कि तुम जाओ यहाँ से। सियोजोन इससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन तभी वुक अपनी गन के साथ यहाँ पर आ जाता है जो कि मारी से कहता है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है ना। अब सियोजोन इसे बचाता है। मारी सियोजोन को यहाँ से बचाने के लिए भेज रही थी। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा ये ड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वो गन को अपने ऊपर ही तान लेता है कि तुम्हें गुड बाय करने से अच्छा है कि मैं खुद मर जाऊं। उसने अपनी गन में एक गोली रखी थी, वो अपने आप को शूट करना स्टार्ट कर देता है। मारी उससे रिक्वेस्ट करती है कि ये सब ना करे,
लेकिन वो तो सच में ही ट्रिगर दबा देता है। पर किस्मत अच्छी थी कि इस बार गोली नहीं थी, तो ये फिर से दबाना स्टार्ट कर देता है। इस बार भी इसमें गोली नहीं थी। ये तीसरी बार फिर से शुरू हो जाता है, जिस पर मारी उसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। ये फिर से दबाता है और फिर से कुछ नहीं होता, लेकिन वो एक गोली इसमें अभी भी थी। ये कहता है कि देखो, मैं सिर्फ ऐसे प्यार को जानता हूँ जिसके लिए मैं खुद भी कुर्बान हो सकता हूँ और दूसरों को भी मार सकता हूँ। मैंने अपना प्यार प्रूव कर दिया है। और मारी को कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। मारी भी बेचारी हाँ बोल देती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन अब इस बंदूक को सियोजोन अपने ऊपर तान कर खड़ा हो जाता है। सियोजोन को समझ आ गया था कि कैसे ये मारी को डरा डरा कर अपने पास रख रहा है। अब ये अपने ऊपर गन करता है, इससे मारी फिर से डर जाती है और ये गन चला देता है, जिसके साथ ये भी प्रूव करता है कि जो नाटक वो दिखा रहा है कि मैं प्यार के लिए खुद को मार भी सकता हूँ, तो इतना सियोजोन भी कर सकता है। साथ में ये कहता है कि तुमने प्यार को क्या ऐसा समझ रखा है जिसमें कि तुम इसे डरा डरा कर कि तुम मर जाओगे इसे अपने पास रख रहे हो। वुक को ये बात काफी ज्यादा टच करती है। सियोजोन बोलता है चलो अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगी, इसे यहाँ से लेकर जाता है। मारी भी इसके साथ चुपचाप चल देती है। वुक भी कुछ नहीं करता है। ये अपना कोट मारी को पहना देता है। मारी इसे काफी टाइट पकड़कर यहाँ से जा रही थी। पीछे से डिटेक्टिव आके कहती है कि क्या मैं उसे रोकूं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। तो वुक कहता है कि हाँ सही कह रही हो तुम, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है सब कुछ बर्बाद होने में। दरअसल वुक मारी की मोम को यहाँ पहले ही ले आया था। तभी इसका आदमी मारी के पास आकर इसको फोन थमाता है। ये दोनों ही वुक के साथ बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब वुक मारी को उसकी मोम की आवाज सुनाता है तो मारी को वहीं पर रुकना पड़ जाता है। वो कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो जब तुम्हारी मोम यहाँ पर है। अब मारी जो कि यहाँ से जा रही थी, उसे सियोजोन को बोलना पड़ता है कि मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं अपनी माँ को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती। सियोजोन उसे रोकने की कोशिश करता है कि अब तुम्हें दोबारा वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये अपनी माँ को ऐसे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए वापस चली जाती है। सियोजोन मारी को रोकता है तो उसे वुक के आदमी पकड़ लेते हैं। मारी वापस अपनी माँ के पास आ तो गई थी, लेकिन ये वुक को बहुत ज्यादा सुनाती है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी माँ को कुछ नहीं करोगे, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। लेकिन वो कहता है कि मैंने तोड़ा या तुमने तोड़ा, मैं तो तुम्हारी माँ की देखभाल कर रहा था, लेकिन तुम मुझे छोड़कर भाग गई थी। मारी कहती है कि तुम ये सब बहुत गलत कर रहे हो, कानून के भी खिलाफ, ऐसे मेरी मोम का इस्तेमाल करके तुम मुझे कैसे रख सकते हो। ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या गलत है और क्या सही, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है, चाहे मैं किसी भी तरह रहूं। मारी काफी हिम्मत करके कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इस पर उसे काफी बुरा तो लगता है, बट ये कहता है कि मुझे ये बात मालूम है, लेकिन प्लीज इस बात को रिपीट मत करो। वो उससे पूछता है कि क्या तुम उस सियोजोन को प्यार करती हो। ये इस पर इसे कोई जवाब नहीं देती। ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है किसी और को प्यार करने की। ये इसका गला दबा रहा होता है, जिस पर मारी कहती है कि ऐसे मारने से थोड़ी ना मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी, तुम्हें मेरा कुछ भी नहीं मिल सकता, ना दिल ना मेरी बॉडी। ये इसके सामने काफी गिड़गिड़ाता है कि देखो मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं तुम्हारे बिना इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। अभी तो ये आराम से बोल रहा था, लेकिन जब मारी इसे कहती है कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, तो ये सोचता है कि सीधे बनने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये कहता है कि बस तुम यहीं रहो और उस सियोजोन का तो मैं अभी इलाज करता हूँ। सियोजोन जो भी कुछ हुआ था वो सारी बातें हेरा को बताता है और कहता है कि मारी को बचाने के लिए पहले उसकी मोम को उस वुक की कैद से बाहर निकालना होगा। वो इससे कहती है कि तुम वहाँ पर कैसे जा सकते हो उसके बड़े से घर में। तो ये कहता है कि किसी भी तरह कुछ तो करना ही होगा। वुक हा को मिलने के लिए बुलाता है, जिसके सामने अपनी पत्नी को लेकर आता है, जिस पर उसे काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि एक तो उसकी शक्ल हाकिम से मिलती है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, और दूसरा इसे ये भी मालूम था कि इसका बेस्ट फ्रेंड भी इसे प्यार करता है। इसलिए अब वुक भी कुछ ज्यादा ही चिपक चिपक के इसे दिखा रहा था। वुक इससे हेल्प लेना चाहता था, लेकिन ये कहता है कि मैं अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, पहले ही तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी जॉब और अपने बेस्ट फ्रेंड सभी को खो दिया है। लेकिन वुक इसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि मैं ये सबको बता दूं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड हाकिम, जिसे तुम इतना ज्यादा प्यार करने का दावा करते हो, उसे जिंदा ही कार में छोड़कर आ गए थे मरने के लिए। मारी को भी पता चलने पर काफी ज्यादा शौक होता है और हाँ भी अब कुछ नहीं कर पाता है। वो किसे कहता है कि तुम मेरी हेल्प करोगे सियोजोन को बर्बाद करने में, पर मारी कहती है कि जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम ये सब करना छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन ये नहीं मानने वाला था। हेरा सियोजोन को आके बताती है कि बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हैं और तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुमने पिछले कई सालों में कई बार पैसों के चक्कर में पेशेंट की जान गंवा दी। ये छुपने के लिए बोल रही थी, लेकिन सियोजोन रिपोर्टर्स का सामना करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हेरा इस सबसे जब उसे बचा के लाती है तो उसे कहती है कि तुम्हें वुक के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सियोजोन कहता है अभी मारी और उसकी माँ वुक के चंगुल में है, अगर मैं कुछ जल्दी में एक्शन लूंगा तो उनके लिए खतरा हो सकता है। वुक मारी के पास आता है तो वो कहती है कि सियोजोन को हार्म मत करना। इस पर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। साथ में टीवी भी दिखाता है जिसमें इतने सारे रिपोर्टर सियोजोन के सिर हो रहे थे। ये सब देख के मारी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। ये किसी और से तो नहीं लेकिन अपनी मोम से तो बोल ही सकती थी।
जिन्हें ये कहती है कि सियोजोन जो कितना ज़्यादा काइंड है, मेरी वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। सियोजोन वकील को वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड की थी कि वो कैसे अपनी वाइफ को ब्लैकमेल करता है कि मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मेरे पास रहो। वकील उससे कहता है कि हम इसका इस्तेमाल कर तो सकते हैं, पर जो विक्टिम मारी है वो खुद इस बात को कबूल करे कि उसका हस्बैंड ऐसा करता है। क्या पता इन टाइम पर वो ये बोल ही ना सके। सियोजोन सोचता है कि वो मारी को हिम्मत देगा, पर हिम्मत आएगी तब जब ये बताएगा कि इनके पास कम से कम एक सबूत तो है। मारी भी सोचती है कि अब बस बहुत हो गया, पिछली रिकॉर्डिंग तो उसके हस्बैंड ने छीन ली थी। ये अपने छिपाए हुए कैमरे को वहाँ से निकालती है और एक पेंटिंग बनाती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि ये पेंटिंग मैं अब किसी गैलरी में बेचना चाहती हूँ। इसका हस्बैंड कहता है कि मैं इसे खरीद लूंगा, लेकिन ये कहती है कि नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, लेकिन मैं गैलरी में बेचना चाहती हूँ, वो भी अपनी फ्रेंड के जरिए। वो किसकी फ्रेंड को खुद ही बुला लेता है। सबसे पहले तो उसकी फ्रेंड की चेकिंग की जाती है कि कहीं ये कुछ सामान तो नहीं लेकर आई जिसमें मारी सबूत दे सके। नेक्स्ट डे ही मारी की सर्जरी होनी थी। जब मारी उसे पेंटिंग देती है तो डिटेक्टिव फिर से चेक करती है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कुछ लगा तो नहीं है। पेंटिंग गैलरी में पहुंचते ही हेरा सियोजोन को फोन करके बताती है। पेंटिंग देखते ही सियोजोन समझ जाता है कि पक्का मारी ने इसे कोई मैसेज दिया होगा, क्योंकि मारी ने इसे कहा था कि मैं अपनी पेंटिंग सिर्फ इसलिए बनाती हूँ कि किसी को मेरा मैसेज मिले। ये बहुत ध्यान लगाकर इस पेंटिंग को समझने की कोशिश करता है कि कहीं कोई साइन हो, लेकिन इसे कुछ भी नहीं मिलता। ये पेंटिंग को अपने घर ले आता है और पूरी रात उसे ही देखता रहता है। आज मारी की सर्जरी होनी है, लेकिन मारी सोच रही होती है कि जो चिप उसने अपनी पेंटिंग में छुपाकर उसके ऊपर फ्लावर पेस्ट करके गैलरी में भिजवाई है, क्या सियोजोन को उसके बारे में पता लगा होगा या नहीं। हेरा इसके लिए खाना लेकर आती है, तभी इसका ध्यान इस फ्लावर पर जाता है और ये फोक से उस फ्लावर को तोड़ने लगता है, जिस पर हेरा बोलती है कि इतनी अच्छी पेंटिंग क्यों खराब कर रहे हो। लेकिन इसमें से इसे एक मेमोरी कार्ड मिल जाता है जिसमें जो हाल ही में मारी की पिटाई हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग थी। सियोजोन से तो ये देखी भी नहीं जाती। वो कुमारी को सर्जरी के लिए लेकर जा रहा था। दूसरी तरफ सियोजोन इसकी एक कॉपी हेरा को देता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम इसे पुलिस को दिखा देना, और अपने आप ये वुक से मिलने जा रहा था। मारी वुक से कहती है कि सर्जरी करनी जरूरी है क्या, मुझे ये फेस पसंद है। तो ये कहता है कि ये फेस तुम्हारा नहीं, उसकी वाइफ का है। जब तक ये फेस नहीं जाएगा उसका ऑब्सेशन नहीं जाएगा। ये कहती है कि लेकिन इस फेस में ही मैंने अपना ट्रू लव एक्सपीरियंस किया था। इसे गुस्सा आता है। ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है, वो सिर्फ इस फेस से प्यार करता है जो कि उसकी वाइफ का है। लेकिन मारी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी वाइफ ने तो उसे धोखा दिया था, उसे तो इस फेस से नफरत होने लगी थी, लेकिन फिर उसने सिर्फ मुझसे प्यार किया, और तुमने भी तो सिर्फ मेरे फेस से ही प्यार किया। ये तुम्हारी मॉम जैसा था, कभी मुझसे तो प्यार नहीं किया। तभी इसके पास सियोजोन का फोन आता है जो कि इसे मिलने के लिए बुलाता है। ये कहता है कि मैं तुमसे मिलने क्यों आऊं, मैं तो सर्जरी के लिए जा रहा हूं। लेकिन जब सियोजोन इसे इसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है तो इसे उससे मिलने के लिए आना ही पड़ता है, और ये वुक को भी ये बता देता है कि इसके पास एक वीडियो भी आ गई है जिससे कि ये मारी को इससे छुड़ा लेगा। अब मारी को भी लगता है कि उसका पीछा वुक से छूट जाएगा और वो सियोजोन के पास चली जाएगी, लेकिन शायद ये भूल गई है कि उसका हस्बैंड कितना खतरनाक है जो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है। मारी कहती है कि तुम्हें उसके पास जाना ही चाहिए, शायद उसे मेरा मैसेज मिल गया जो मैंने अपनी पेंटिंग के थ्रू भेजा था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था उस घर से निकलने का। उसके पास सर्जरी करने वालों का फोन आता है, लेकिन इसे अब ये सर्जरी कैंसिल करानी पड़ती है, और ये सियोजोन के पास जाता है तो सियोजोन इसे वो वीडियो दिखाता है और कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से अगर हम तुम पर डिवोर्स के लिए केस करेंगे तो ये काफी ठोस सबूत होगा। वो कहता है कि वो मेरे पास अपनी मर्जी से आई थी, तो सियोजोन कहता है कि हाँ, यह सबूत इसके लिए भी काम आएगा कि तुम उसे डराते हो। मारी और उसकी मॉम को जाने दो, वरना मैं ये वीडियो मीडिया के पास सेंड कर दूंगा। वो उसे डराता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मारी को कभी भी देखने नहीं दूंगा। वो कहता है कि उससे पहले तो मैं ये मीडिया को सेंड कर दूंगा, बस एक क्लिक की ही देर है। मीडिया को मेरी लोकेशन पता चल जाएगी तो सब यहाँ पर आ जाएंगे, और मेरे पास सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी डुप्लीकेट्स भी हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मारी अपनी मॉम की देखभाल कर रही होती है। तभी इसका हस्बैंड इसके पास आकर कहता है कि तुम्हें आज डिसाइड करना होगा कि तुम्हें सियोजोन के साथ जाना है या मेरे साथ रहना है। और मारी चूज करती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, जिस पर उसका दिल टूट जाता है। ये मारी को रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है कि मैं सुधर जाऊंगा, ये हमारा ही तो घर है, तुम इसे छोड़कर कहाँ पर जा सकती हो। लेकिन अब मारी कहाँ मानने वाली थी, और बाहर सियोजोन भी इसका वेट कर रहा था, जो कि अगर मारी ना आती तो इस वीडियो को वायरल कर देता। वो कहता है कि अगर तुम भी ऐसे घर छोड़कर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, जिस पर मारी से कहती है कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई थी, बस तुम्हारे पापा के साथ रहने में उन्हें सफोकेशन होने लगी थी, इसलिए वो चली गई थी। और मुझे देखो, अब तो मेरा फेस तुम्हारी मॉम के जैसा नहीं है जिसके बिना तुम रह नहीं सकते थे, और मुझे भी यहाँ बहुत ज्यादा सफोकेशन होती है, मैं उनकी तरह मरना नहीं, जीना चाहती हूँ। इतना सब कुछ सुनने के बाद फाइनली वो इसे बोल देता है कि जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए और मेरा डिसीजन चेंज हो जाए,
अपनी मोम को लेकर यहाँ से चली जाओ। बस ये बोलने की देर थी कि मारी अपनी मोम को लेकर यहाँ से चली जाती है। डिटेक्टिव वुक से कहती है कि क्या उन्हें सच में जाने दे रहे हो? ये कहता है कि हाँ। अब ये दोनों आके सियोजोन से मिलती हैं। मारी उसे गले लगाती है और सियोजोन इन्हें ले जाता है। वुक भी ये सब देख रहा था। अब वुक सियोजोन के ऑफिस में इसे तलाक के डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आता है। सियोजोन डॉक्यूमेंट्स मारी को देता है तो उसे तो यकीन ही नहीं होता कि उसके हस्बैंड ने उसे इतनी जल्दी डिवोर्स देने का फैसला कर लिया, और वो भी इतनी आसानी से। मारी की मोम को भी इन्हें ट्रांसफर करना था अपने गांव में, जहां पर सियोजोन की मां उनका ख्याल रखने वाली थी। आज ये इन्हें लेकर वहीं पर जा रहे थे, तभी वुक का फोन आता है सियोजोन के पास, जिसे कि मारी से बात करनी थी। वो मारी को कहता है कि मैं नहीं चाहता है कि मेरा मूड बदल जाए, इसलिए हम कोर्ट में आज ही जाएंगे। उससे पहले मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा लास्ट टाइम होगा, तो प्लीज तुम मेरे घर पर आ सकती हो। मारी उसके घर आने से मना कर देती है, तो ये उसे एक रेस्टोरेंट में बुला लेता है। सियोजोन उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन इसकी मोम को भी आज ही लेकर जाना था। तो सियोजोन कहता है कि मैं उसको बोलता हूँ कि तुम कल मिल लोगी, हम दोनों एक साथ चलेंगे। लेकिन मारी कहती है क्या पता उसका मूड चेंज हो जाए, इसलिए आज ही जाऊंगी। मारी रेस्टोरेंट पहुंचती है तो वो कोर्ट जाने से पहले कहता है कि एक बार लंच तो कर लो। ये इसे मना करती है तो कहता है कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, और फिर से शुरू हो जाता है कि मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं भी यह सोचकर आया था कि आराम से डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन तुम्हें देखकर फिर से मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के बाद भी तुम्हें भूल पाऊंगा। मारी कहती है कि मैंने भी बहुत सोचा कि मैं तुम पर दया करके तुम्हारे साथ रहूं किसी भी तरह, लेकिन अब मुझसे ये नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे सफोकेशन होती है। ये कहता है कि मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करूंगा, मैं डॉक्टर के पास भी जाऊंगा, लेकिन मारी इसे मना कर देती है कि अब हमारे बीच में सब कुछ ओवर हो चुका है। सियोजोन उसकी मोम को अपनी मोम के घर लाकर छोड़ देता है। अब ये दोनों कोर्ट के लिए जा ही रहे थे, मारी के पास सियोजोन का फोन आता है। वो फोन उठा ही रही थी, लेकिन ये इसका फोन पर्स समेत ही पीछे रख देता है कि अभी लास्ट टाइम मेरे साथ हो तो कम से कम अभी तो मेरे ऊपर फोकस करो। ये दोनों कोर्ट के पास पहुंच ही गए थे, उससे पहले छोटे से सिग्नल पर ये रुकते हैं। सियोजोन का फोन बार बार आ रहा था, जिस पर ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एकदम गाड़ी मोड़ लेता है। मारी पूछती है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो जब कोर्ट वहाँ पर है? तो ये कहता है कि जब पहले हम इतने ज्यादा खुश थे तो तुमने कहा था कि तुम्हें एक जगह काफी पसंद आई, तो मैंने वो खरीद ली थी, तो अब हम वहीं जा रहे हैं। अपने लास्ट टाइम पर इतना तो मेरे लिए कर ही सकती हो ना। सियोजोन उसके पास बार बार फोन लगा रहा था, लेकिन वह तो पीछे रखा हुआ था, जिसे मारी रिसीव नहीं कर सकती थी। ये बस गाड़ी को भगाया ही जा रहा था। मारी कहती है या तो गाड़ी रोक दो वरना मैं इससे उतर जाऊंगी। ये उतरने ही वाली थी कि वो गाड़ी रोक देता है। मारी कहती है कि मैंने फालतू में तुम्हारे ऊपर यकीन किया, यहाँ पर आ गई, लेकिन ये कहता है कि मैं तुमसे बात ही तो करना चाहता हूँ, जो हमारा हैप्पी टाइम था उसे याद करना चाहता हूँ। ये फिर भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन वो इसे रोक लेता है और लेकर चला जाता है उसी जगह पर। सियोजोन के पास मारी की लोकेशन थी, तो ये भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है, जिससे पता चलता है कि वो कोर्ट में तो जा ही नहीं रहा, कहीं आगे ही जा रहा है। वुक मारी से यहाँ पर आकर पूछता है कि उस टाइम पर हम कितने खुश थे जब हमारी शादी हुई थी, तुम भी मेरी तरह स्माइल किया करती थी, तुम कितनी ज्यादा हैप्पी रहती थी। उस टाइम पर तो तुम मुझसे प्यार करती थी ना, इतना तो मुझे बता ही सकती हो। लेकिन मारी इसे बोल देती है कि मैंने उस टाइम पर भी तुम्हें प्यार नहीं किया, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं, लेकिन हुआ ही नहीं। इस पर वुक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और ये अपनी गन निकाल लेता है और कहता है कि शायद हमारा एक दूसरे को गुड बाय करने का टाइम आ गया। मारी कहती है कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन लास्ट टाइम पर भी मैं तुम्हारी नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे मन में कोई और होगा जिससे मैं प्यार करती हूँ। वो कहता है कि अच्छा, तो अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती हो तो मैं भी कुछ ऐसा करूंगा जिससे मैं तुम्हें हमेशा याद रहूं और तुम्हारी आंखों के सामने रहूं, बिल्कुल उस सियोजोन की तरह मैं भी तुम्हारा दिल जीतूंगा। ये अपने ऊपर गन तान लेता है और कहता है कि मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, देखो अपने लास्ट मोमेंट में भी तुम्हारा ही फेस देख रहा हूँ। मारी इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गोली चल जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सियोजोन को, जो कि काफी देर बाद यहाँ पर पहुंचता है और मारी को ढूंढने लगता है। जब मारी को होश आता है तो अपने हस्बैंड को ऐसी हालत में देखकर घबरा जाती है और उसके फोन से जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाती है। कुछ देर बाद सियोजोन इस जगह पर आता है जहाँ पर इसे कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि ये दोनों तो हॉस्पिटल में जा चुके थे। इसकी आंख का बुरा हाल हो चुका था, जिसकी सर्जरी होनी थी, लेकिन ये यहाँ पर बोल रहा था कि मेरी वाइफ कहाँ पर है, वो वहीं पर तो नहीं रह गई, उसे लेकर आओ, उसे भी चोट लगी होगी। मारी को भी छोटी मोटी चोट आई हुई थी। नर्स इसे कहती है कि आपकी सर्जरी होने वाली है, अब हिलो डुलो मत, लेकिन इसे सर्जरी नहीं करवानी थी, इसे सिर्फ अपनी वाइफ को ढूंढना था। मारी जल्दी यहाँ से भागने की तैयारी कर लेती है, कहीं इसका हस्बैंड फिर से इसे पकड़ ना ले। वो यहाँ पर भी आता है, लेकिन मारी इससे पहले ही यहाँ से चली जाती है। जहाँ मारी को रखा हुआ था वो नर्स उसे बताती है कि आपके साथ कोई आई तो थी, लेकिन वो यहाँ से चली गई। ये उसे बाहर ढूंढने आता है, लेकिन मारी हॉस्पिटल से बाहर जा चुकी थी। दूसरी तरफ सियोजोन को यहाँ पर पुलिस से पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था, जिसके बाद 2 लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है, इसीलिए ये भी हॉस्पिटल चला जाता है। ये अपनी वाइफ को जो
जोर जोर से बुला ही रहा था कि इसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है, क्योंकि इसे गोली जो लगी थी। इसका सेक्रेटरी आकर इसे सर्जरी कराने के लिए रेडी करवाता है, जो कि ये नहीं करवाना चाहता था। सियोजोन जब वहां पर आता है तो वो सुनता है कि ये अपनी वाइफ के बारे में बोल रहा था कि वो कहाँ पर है, यानी कि सियोजोन को पता चल जाता है कि मारी यहाँ पर नहीं है। इसलिए वो बाहर मारी को ढूंढने के लिए चला जाता है, जो कि काफी दूर जाकर इसे मिल भी जाती है। मारी का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था, जिससे वो इसे गले लगा लेता है। इसे सर्जरी नहीं करवानी थी, लेकिन डॉक्टर किसी तरह से इंजेक्शन वगैरह देकर इसे बेहोश करते हैं और तब इसकी सर्जरी करते हैं। मारी, जो कि सियोजोन की बाहों में ही बेहोश हो चुकी थी, वो इसे अपने क्लिनिक लेकर आता है, जिसको काफी टाइम बाद होश आता है। सर्जरी के बाद होश में आते ही ये अपने सेक्रेटरी से अपने लिए कपड़े मंगवाता है। वो इसे समझाता भी है कि अभी आपको कहीं भी नहीं जाना चाहिए, अभी आपकी सर्जरी हुई है, लेकिन ये कहता है कि प्लीज मुझे इस टाइम अपनी वाइफ को ढूंढना है, पता नहीं वो कहाँ पर होगी। मारी और सियोजोन को तो लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। ये अपनी मॉम को बता ही रही थी कि बहुत जल्दी उनसे मिलने के लिए आएगी, और सियोजोन इसे गले लगाता है। ये देखकर हेरा यहाँ से स्माइल करके चली जाती है। नीचे हेरा को वुक मिल जाता है, जो इससे पूछता है कि मारी कहाँ पर है। ये कहती है कि मुझे नहीं मालूम। वो कहता है तुमने मुझे कभी सच बोला थोड़ी ना है, इसलिए इसे धक्का देकर ऊपर चला जाता है। तो हेरा जल्दी से सियोजोन के पास फोन लगाती है कि वुक ऊपर आ रहा है, जिसके बाद सियोजोन मारी को यह बोलकर कि मैं अभी आ रहा हूँ यहाँ से चला जाता है वुक से मिलने के लिए। वुक उससे पूछता है कि मारी कहाँ पर है, तो सियोजोन इसे कुछ नहीं बताता। वुक कहता है कि देखो मैंने सब कुछ खो दिया है, प्लीज मुझे इतना तो बता दो कि वो सही है, मैं बस एक बार मिलना चाहता हूँ। लेकिन सियोजोन को उसके ऊपर भरोसा नहीं रहा था कि ये सच में उससे मिलना ही चाहता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मारी सिर्फ इससे मिलने के लिए आई थी, डिवोर्स देने के लिए। वो कहता है देखो ये सब तब तक खत्म नहीं होने वाला है जब तक मैं या मारी में से कोई एक मर ना जाए। सियोजोन कहता है कि तुम ये सब जिंदा रहते हुए भी खत्म कर सकते हो। वुक को काफी गुस्सा आता है और कहता है कि तुम ना होते तो मारी ऐसा कभी नहीं कर सकती थी, वो मेरे पास ही रहती, तुम्हें तो यहीं पर मरना चाहिए। ये इसे नीचे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन इसके सिर में बहुत तेजी से दर्द होने लग जाता है और सियोजोन इसे धक्का दे देता है। वो कहता है कि ऐसे कुछ नहीं बदलने वाला, एक काम करो कि तुम मुझे ही मार दो, तभी मारी सेफ रह सकती है। सियोजोन कहता है कि तुम पागल हो क्या, जब तुम अपनी वाइफ से इतना प्यार कर सकते हो तो तुम्हें उसकी आंखों के आंसू नहीं दिखते। ये कहता है दिखते हैं और प्यार भी करता हूँ, इसीलिए तो किसी और के साथ नहीं देख सकता उसे। इतनी देर तक जब सियोजोन नहीं आता तो मारी खुद ही बाहर आकर उसे ढूंढना स्टार्ट कर देती है और वुक सियोजोन से कहता है कि अगर तुम्हें मार भी दूं तब भी मारी मेरे पास नहीं आ सकती, ये फिर से भाग जाएगी, इसलिए तुम मुझे ही मार दो। ये सियोजोन को अपने आप को पकड़ा देता है और अपने हाथ भी छोड़ देता है कि मुझे धक्का दे दो, मैंने काफी बार कोशिश की लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाता, और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं फिर से मारी को ढूंढूंगा और मारी मुझे मिल ही जाएगी, इसीलिए उसकी सेफ्टी के लिए ऐसा कर दो। सियोजोन को भी एक बार को तो ऐसा लगा कि इसे ऐसा कर देना चाहिए मारी की सेफ्टी के लिए, वरना क्या पता ये मारी को मार ही दे। ये ऐसा करता, लेकिन इससे पहले यहाँ पर मारी आ जाती है, जो कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो सियोजोन। वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ मारी, पर मारी कहती है कि नहीं सियोजोन, तुम मेरी वजह से किसी के कातिल मत बनो। अब सियोजोन, जो कि इतना ज्यादा काइंड था, वो भी ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए ये वुक को छोड़ देता है। हेरा ने इतनी देर में पुलिस को भी बुला लिया था, जो कि वुक को पकड़ लेते हैं। वुक के खिलाफ सियोजोन के पास जितने भी सबूत थे ये सब पुलिस को पकड़ा देते हैं कि कैसे अपनी वाइफ को इतना ज्यादा टॉर्चर करता था। मारी की बॉडी पर पुलिस निशान भी देख लेती है और पुलिस को ये भी बता देते हैं कि इसके हस्बैंड से बचने के लिए ही इसने अपनी सर्जरी करवाई थी। पहले इसके साथ काफी पूछताछ होती है और फिर सियोजोन के साथ भी बहुत सारी पूछताछ होती है, क्योंकि अब मारी का डिवोर्स होने वाला था। यहाँ से निकलते हुए इसका दोस्त इसके पास आकर कहता है कि तुमसे इतने टाइम से पूछताछ हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें ड्राइव करके घर ले जाऊं, और मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जिस रात हाकिम की डेथ हुई थी मैं उसी के साथ था। सियोजोन कहता है कि मुझे मालूम है। तो ये कहता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता था तो बस यही बात मुझे ज्यादा टॉर्चर करती थी, लेकिन सियोजोन उसे कहता है कि अब काफी टाइम हो गया है मुझे ऐसे नफरत करते हुए, मैं भूलना चाहता हूँ इस नफरत को, यानी कि अब ये अपने दोस्त को अपना लेता है। हेरा फोन करके बताती है कि देखो टीवी पर आ रहा है वो वीडियो भी वायरल हो चुकी थी। उससे सब पूछते हैं कि क्या सच में आपने अपनी वाइफ के साथ ऐसा किया है, तो वो इस बात के लिए मान लेता है और साथ में सभी को उसके पापा की कंपनी में जो कुछ भी घपले होते थे उन्हें भी सबको बता देता है, यानी अपने पापा को भी बर्बाद कर देता है। ऐसा करके ये अपनी मॉम का भी बदला लेता है। ये अपने सर्वेंट को भी बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ और तुम अब्रॉड चले जाओ, क्योंकि ये कुछ बड़ा करने वाला था। घर जाने पर इसकी सौतेली माँ इसे मिलती है तो इसे कहती है कि तुमने ये अपने पापा के साथ क्या किया। ये कहता है कि ओ तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना, तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। तुम ये मत भूलो कि जिस टाइम मेरी मॉम जिंदा थी उस टाइम तुम सिर्फ हमारी कंपनी की एक सेक्रेटरी थी, तुमने भी मेरे पापा को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर में ये अपनी गन लेने के लिए आया था
जहाँ पर इसके पापा की भी मुलाकात इससे होती है। वो इसे डांटना स्टार्ट कर देते हैं कि जो कुछ भी आज तक मैंने कमाया था तुमने वो सब कुछ मुझसे छीन लिया। वो कहता है कि आपने भी तो मुझसे वो लोग छीन लिए जिन्हें मैं बहुत प्यार करता था। ये अपने पापा के ऊपर भी गन तान लेता है, लेकिन इसके पापा कहते हैं कि तुम खुद से नफरत करते हो इसीलिए मुझे मार रहे हो ना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। वो गन चला देता है जिस पर ये तो काफी ज्यादा डर जाती है, जो कि अपने बेटे के साथ बहुत सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग लेती है। लेकिन इसने अपने पापा के ऊपर गोली नहीं चलाई थी। वो कहता है कि आपकी यही सजा है कि आप इस बड़ी सी हवेली में अकेले ही रहो। इनसे पूरी रात तो पूछताछ हुई ही थी। मारी को तो अभी भी थकान हो रही थी और सियोजोन को फिर से जाना था पूछताछ करवाने के लिए। तो ये हेरा को बोलता है कि इसके जाने के बाद वो मारी के पास आ जाए, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसके यहाँ से जाने के बाद मारी को कुछ आवाज आती है। इसे लगता है कि हेरा यहाँ पर आई है, इसीलिए बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर इसका किडनैप हो जाता है। पूछताछ करवाने के बाद जब ये बाहर आता है तो हेरा का इसके पास फोन आता है कि वो मारी के घर पर गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, शायद उसका किडनैप हो गया। और तभी सियोजोन के पास वुक का फोन आता है, जो ये बताता है कि देखो मैं लास्ट में अपनी मारी को लेकर तुम्हारे पास से जा रहा हूँ। सियोजोन इसे कहता है कि तुम कहाँ पर हो। वुक बोलता है कि अपनी वाइफ के साथ लास्ट टाइम, मैं नहीं चाहता कि तुम हमें आकर डिस्टर्ब करो। वुक ने जो अपने और मारी के लिए घर बनवाया हुआ था वो वहीं पर आता है। वुक मारी से कहता है कि मुझे पता था कि लास्ट मोमेंट में तुम मेरे साथ ही होंगी, चलो हम दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कि हम एक साथ रहेंगे। ये बंदूक की गोली हमें एक साथ बांध देगी। मारी भी इससे कहती है कि हाँ सही बोल रहे हो तुम, यही हमारा एंड है। तब उसके सर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और सियोजोन भी यहाँ पर आ ही रहा था। मारी इसे धक्का दे देती है और ये गोली इसके ऊपर ही चल जाती है। वो पानी में डूब जाता है और मारी, जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई थी, सियोजोन आकर इसे गले लगा लेता है, जिसे पहले तो लगा था कि शायद मारी के ऊपर ये गोली चली हो, लेकिन वुक अभी जिंदा था, जो कि ये सब कुछ देखता है तो सियोजोन पर गोली चला देता है। लेकिन मारी सियोजोन को बचा लेती है और गोली उसे लग जाती है। वुक को लगता है कि ये इसने क्या कर दिया, अपनी वाइफ को ही मार दिया, इसीलिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है इसके लिए, जी के क्या करेगा। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है वुक को पकड़ने के लिए, लेकिन ये सोचता है कि अगले जन्म में मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, जिसे ये पता हो कि प्यार कैसे किया जाता है, और तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, और अपने ऊपर ही गोली चला लेता है। सियोजोन मारी को जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर जाता है। पिछली बार तो इसे अपनी वाइफ को बचाने का मौका ही नहीं मिला था, इसलिए यहाँ के डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो मारी की सर्जरी अपने आप करना चाहता है। जहाँ वुक ने अपने आप को गोली मारी थी तो दूसरी तरफ मारी तो बचना चाहती थी। तब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मारी एकदम फिट होती है, ये दोनों एक साथ होते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना ये कहानी आपको कैसी लगी।